नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ, और हम इसके 1937 वाले ओरिजिनल एडिशन पर आधारित ई बुक को देख रहे हैं। हमारा इरादा है कि इस किताब में जो व्यक्तिगत सफलता का दर्शन है, उसके खास सिद्धांतों को समझें। खासकर वो जो 13 कदम बताए गए हैं दौलत कमाने के, उन पर हम ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत एक बड़ी जबरदस्त विचार से करते हैं। हिल कहते हैं विचार असल में चीजें होती हैं। हाँ, मतलब हमारी सोच हकीकत बन सकती है। बिल्कुल, खासकर तब जब उसमें एक पक्का इरादा हो, जबरदस्त लगन हो और उसे पाने की एक तीव्र इच्छा हो। जैसे वो एडविन सी बॉन्ड्स की कहानी है। हाँ, उन्होंने सोच लिया था कि महान एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना है और वो बनकर ही माने। कमाल है। तो इसी सोच की ताकत को थोड़ा और खोलते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है वो जो आपने कहा, तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। अच्छा। ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं, मतलब सिर्फ चाहना या उम्मीद करना नहीं। ये एक धधकती हुई, एकदम पक्की इच्छा होनी चाहिए। जैसे बार्न्स वाली इच्छा थी। उनको एडिसन के साथ काम करना था, ना कि एडिसन के लिए। ये फर्क जरूरी है ना? हाँ, बहुत जरूरी। और इसके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। हिल ने वो मिसाल दी है ना, जैसे पुराने योद्धा अपनी कश्तियां जला देते थे ताकि पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना बचे। एकदम कमिटमेंट। वही। और हिल ने इसे पैसे में बदलने के 6 बड़े साफ कदम भी बताए हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला, एकदम ठीक तय करें कि कितना पैसा चाहिए, अमाउंट बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। दूसरा, ये तय करें कि इस पैसे के बदले आप क्या देंगे, मतलब क्या वैल्यू देंगे। तीसरा, एक पक्की तारीख तय करें कि कब तक ये पैसा आपके पास होगा। ओके, डेडलाइन। हाँ। चौथा, एक ठोस प्लान बनाएं और फौरन उस पर काम शुरू कर दें। ये नहीं कि सोचते रहें, बस शुरू कर दें। इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। पांचवा, इन सबको कितना पैसा क्या देंगे, कब तक, प्लान एक जगह साफ साफ लिख लें। लिख लेना जरूरी है। और छठा, सबसे अहम शायद, इस लिखे हुए बयान को रोज 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह और रात को। अच्छा, सिर्फ पढ़ना है? नहीं, पढ़ते हुए ये देखना है, महसूस करना है और यकीन करना है कि वो पैसा आपके पास आ चुका है पहले से ही। समझ गया। ये ऑटो सजेशन वाली बात आ गई यहाँ पर। और यहीं से शायद दूसरा सिद्धांत जुड़ता है, आस्था यानी फेथ। हाँ, बताएं इसके बारे में। तो हिल कहते हैं कि आस्था एक मानसिक स्थिति है जिसे ऑटो सजेशन मतलब आत्म सुझाव से जगाया जा सकता है। खुद को यकीन दिलाना बार बार। बिल्कुल। ये आस्था ही वो चीज है जो हमारे विचारों को जान देती है, ताकत देती है और फिर एक्शन में बदलती है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो भावनाओं वाले विचारों को पकड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अच्छा। और फिर वो उन विचारों को उनकी असलियत में मतलब भौतिक रूप में बदलने लगता है। तो आस्था बनाने के लिए क्या करना होगा? वही सकारात्मक बातें, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले वाक्य, उन्हें बार बार दोहराना होगा, इतनी बार कि वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएं। अच्छा। इससे वो पक्का यकीन पैदा होता है कि हाँ, मैं ये लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हिल तो यहाँ तक कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है ना, हाँ। जिन्हें लोग चमत्कार समझ लेते हैं, हाँ। वो असल में इसी मजबूत आस्था की वजह से मुमकिन हो पाती हैं। वाह, तो इच्छा हो गई, उस पर अटूट आस्था हो गई, लेकिन इतना काफी है या कुछ और भी चाहिए? नहीं, एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस, टिके रहना। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। और ये आती है इच्छा शक्ति से, और अगर इच्छा ही कमजोर है तो फिर दृढ़ता कहाँ से आएगी? सही बात है। वो आर्यू डार्बी की कहानी याद है, सोने की खदान वाली? हाँ, वो सोने से सिर्फ 3 फीट दूर रुक गए थे। सोचिए कितना बड़ा सबक मिला होगा उन्हें, लेकिन उन्होंने उस सबक को बेकार नहीं जाने दिया। अच्छा, कैसे? बाद में जब वो बीमा बेचने लगे तो वो कभी भी ना सुनकर पीछे नहीं हटे। उन्हें पता था कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता, और वो कामयाब हुए। कमाल है, मतलब हार से सीखा। बिल्कुल। और हेनरी फोर्ड का उदाहरण, V8 इंजन वाला। हाँ, उनके इंजीनियर हार मान रहे थे, लेकिन फोर्ड अड़े रहे, बोले मुझे ये चाहिए और मुझे ये मिलेगा। और अंत में क्या हुआ? इंजीनियरों ने रास्ता ढूंढ ही लिया। तो अगर कभी अस्थायी हार मिले तो घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि शायद प्लान में कुछ गड़बड़ है। तो प्लान बदलो, कोशिश जारी रखो। एकदम। हिल ने दृढ़ता बढ़ाने के भी 4 तरीके बताए हैं। अच्छा। पहला, वही पक्का इरादा या इच्छा। दूसरा, ठोस प्लान और एक्शन। तीसरा, अपने दिमाग को नेगेटिव असर से बचाना। और चौथा क्या? एक मास्टरमाइंड समूह का सहयोग। मास्टरमाइंड, ये क्या होता है? ये भी हिल का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
मास्टरमाइंड का मतलब है जब दो या ज्यादा लोग एक खास मकसद के लिए पूरे तालमेल के साथ अपनी जानकारी और कोशिशों को मिलाते हैं। अच्छा, अब मतलब टीम वर्क जैसा कुछ। हाँ, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा गहरा। हिल मानते थे कि कोई भी इंसान अकेले बहुत बड़ी शक्ति या सफलता हासिल नहीं कर सकता। उसे ऐसे लोगों के समूह की जरूरत होती है जो सलाह दें, मदद करें, सहयोग करें। ये तो हुआ आर्थिक फायदा। और एक मानसिक या कहें आध्यात्मिक फायदा भी है। जब कई दिमाग एक साथ तालमेल में काम करते हैं तो उनकी मिलीजुली सोच एक ज्यादा शक्तिशाली विचार ऊर्जा बनाती है। अच्छा, और इस बढ़ी हुई ऊर्जा का फायदा समूह के हर सदस्य को मिलता है। कोई उदाहरण है इसका? हेनरी फोर्ड खुद, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, लेकिन उन्होंने एडिसन, बर्बैंक, बरोज, फायरस्टोन जैसे बड़े दिमाग वाले लोगों से दोस्ती की, उनका मास्टरमाइंड बनाया और उनकी सोच का फायदा उठाया। हाँ, उनकी बुद्धि, उनकी समझ, उनकी मानसिक शक्तियों को अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया और अपनी कमियों पर जीत हासिल की। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, इच्छा, आस्था, दृढ़ता, मास्टरमाइंड। लेकिन क्या कोई रुकावटें भी हैं? बिल्कुल है, और सबसे बड़ी रुकावट है डर। डर? किस तरह के डर? हिल ने 6 मूल डरों की बात की है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ओह, ये तो बहुत आम डर है। हाँ, और ये हमारी सफलता के रास्ते में रोड़ा बनते हैं। और इन सब डरों की जड़ में अक्सर एक चीज होती है, अनिर्णय, फैसला न कर पाना। फैसला न कर पाना डर कैसे पैदा करता है? देखिए, जब हम फैसला नहीं कर पाते तो शक पैदा होता है, और शक और अनिर्णय मिलकर बन जाते हैं डर। अच्छा। इनमें से गरीबी का डर शायद सबसे ज्यादा नुकसान करता है, और आलोचना का डर। हाँ, लोग क्या कहेंगे वाला डर कि टोकाटाकी भी रोक देती है। सही कहा। तो इन डरों से जीते कैसे? कैसे? हिल का रास्ता है पक्के फैसले लेना और ऑटो सजेशन से अपने विचारों को कंट्रोल करना। बार बार खुद को ये यकीन दिलाना कि आप डर से बड़े हैं। और चिंता? चिंता भी तो एक तरह का डर ही है। हाँ, चिंता की आदत छोड़ने के लिए ये पक्का फैसला करना होगा कि असल में ज्यादातर चीजें चिंता करने लायक होती ही नहीं है। ये तो गहरी बात है। तो अगर हम सार निकालें तो थिंक एंड ग्रो रिच का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कोई भी बड़ी सफलता, चाहे वो दौलत हो या कुछ और, सोच से शुरू होती है। एक विचार से। हाँ, फिर उस विचार को चाहिए एक पक्की जलती हुई इच्छा। उस इच्छा को मजबूत करती है अटूट आस्था, और उसे आगे बढ़ाती है लगातार टिके रहने वाली दृढ़ता। और फिर इसे हकीकत बनाने के लिए चाहिए ठोस योजनाएं और मास्टरमाइंड समूह का साथ। बिल्कुल, और इन सब के बीच अपने डरों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, पक्के फैसलों और अपनी सोच पर नियंत्रण के जरिए। ये किताब वाकई बाहरी दौलत कमाने पर बहुत जोर देती है, विचारों को नियंत्रित करके। हाँ, देती है। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है सोचने के लिए। ये जो शक्तिशाली मानसिक ताकतें हैं, इच्छा, आस्था, दृढ़ता, क्या हम इन्हें सिर्फ बाहरी संपत्ति पाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब क्या इन्हें सचेत रूप से इस्तेमाल करके हम अपनी अंदरूनी स्थिति, अपनी खुशी, अपनी शांति, क्या हम अमीर होने की उस परिभाषा को भी बदल सकते हैं जो सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा गहरी हो? वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। क्या हमारी अंदरूनी दुनिया भी उतनी ही अमीर बन सकती है? बिल्कुल, शायद ये भी सोचकर अमीर बनने का ही एक और पहलू हो।